नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। आधुनिक भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या रहा और किस तरीके से उस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में हम बताएंगे। पहले हमने इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को शामिल किया है और उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी इस वीडियो में शामिल किया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, हालांकि इसके पहले का जो वीडियो था वो भी इसी टॉपिक पर आधारित था और उससे संबंधित हमने 25 क्वेश्चन उस वीडियो में बताए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? स्वराज का जो अर्थ था वो दादा भाई नौरोजी के अनुसार आपको बताना है। हमारे आंसर बताने से पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर सकते हैं और अपना जो नॉलेज है उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता थी, स्वशासन था, आर्थिक स्वतंत्रता थी या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता थी। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो स्वराज का अर्थ था वो था स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? जो ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व से संबंधित कुछ नीतियां थी, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, महालवाड़ी व्यवस्था हो, तो उनमें से हम बात कर रहे हैं स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी उसको कब लागू किया गया था। इसको लागू करने का जो समय था वो कौन सा था? तो वो था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित था? इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था क्या होती है ये भी बताया हुआ था। तो जो रैयतवाड़ी भू राजस्व की व्यवस्था थी ये कहाँ पर प्रचलित थी? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं लागू थी। तो जो रैयतवाड़ी भू राजस्व की व्यवस्था थी वो कहाँ पर प्रचलित थी? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या फिर दक्षिणी भारत में? तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिणी भारत में। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में इस व्यवस्था को अधिकांश रूप से लागू किया था। इसमें बंगाल जो था वो आंशिक रूप से था और मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी तो पूरी प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था। इसके अलावा असम का कुछ क्षेत्र था वहाँ पर भी इस व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे? टॉमस मुनरो जो भी जिनका नाम जो है हम भू सुधार व्यवस्था के जहाँ पर भी इसकी चर्चा होगी भू राजस्व की व्यवस्था की, वहाँ पर सर टॉमस मुनरो का नाम लिया जाता है। लेकिन इनको कब मद्रास का गवर्नर बनाया गया? तो इनका जो गवर्नर का काल रहा है वो रहा है 1820 से 1827 ईस्वी में। 1827 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और उसी के साथ इनका जो पद था वो समाप्त हो गया था। तो वर्ष 1819 के लास्ट में ये बने थे, लेकिन इनका जो काल जोड़ा जाता है वो 1820 से माना जाता है। 19 लास्ट में इन्होंने इस पद को ज्वाइन किया था। तो 1820 से और 1827 ईस्वी तक ये मद्रास के गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो है प्रारंभ करने के लिए जाने जाते हैं या उससे संबंधित हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो या फिर अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो? तो बताइए इनमें से कौन इस व्यवस्था को प्रारंभ करने से संबंधित है? तो इस व्यवस्था से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो हैं अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस व्यवस्था पर काफ़ी काम किया था और इस व्यवस्था को लागू करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें जो आधुनिक बैंकिंग है इसका विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड या फिर भारत में? तो आधुनिक बैंकिंग का जो प्रारंभ हुआ वो नीदरलैंड में हुआ और इसका जो समय माना जाता है वो 1609 ईस्वी में माना जाता है। 1609 ईस्वी में नीदरलैंड में आधुनिक बैंकिंग का विकास प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के संस्तुति पर भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई वो किस समिति की संस्तुति के आधार पर हुई? समितियां हैं मैकलागन समिति,
एडी गोरवाल समिति, स्प्रू समिति या फिर विटले आयोग। तो किसके द्वारा एसबीआई की स्थापना हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है एडी गोरवाला समिति। इस समिति की संस्तुति के आधार पर 1952 ईस्वी में एसबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला फैक्ट्री एक्ट ब्रिटिश काल में कब बना था? जैसे कि भारत में नई नई फैक्ट्रियाँ प्रारंभ हुई, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जो पहला फैक्ट्री एक्ट बना औद्योगिकरण के बाद, जब फैक्ट्रियों की स्थापना भारत में हुई और उसमें कई वर्कर काम करते, तो उनके जो काम करने वाले वर्कर थे उनके अधिकारों को किस तरीके से प्रयोग करना है या उनके जो भी अधिकार हैं उसको फैक्ट्री एक्ट के माध्यम से बताया गया था। तो पहला फैक्ट्री एक्ट ब्रिटिश काल में कब बना था? 1880, 1881, 1882 या फिर 1883 में। तो 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट ब्रिटिश काल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ? यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि 1 जुलाई को किया गया, लेकिन किस वर्ष में हुआ? वर्ष 1954, 55, 56 या फिर 59 में। तो एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? जो पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था ये आपको बताना है। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो पूर्ण रूप से जो भारतीय बैंक था वो था पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1894 ईस्वी में हुई थी और ये पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की, और ये भी औद्योगिकरण से ही संबंधित हैं। सभी ब्रिटिश काल के औद्योगिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो बात करेंगे आधुनिक भारत की प्रथम सूती कपड़ा मिल की, क्योंकि भारत में कपास की खेती होती थी और जो अंग्रेज थे वो कच्चे माल के रूप में कपास को ब्रिटेन भेजते थे और वहाँ से बने बनाए जो वस्त्र थे वो भारत में बेचते थे, जिससे वो दोहरा लाभ प्राप्त करते थे। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है वो 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ड क्लस्टर में लगाई गई, लेकिन ये जो पहली मिल थी ये असफल रही। लेकिन हम यहाँ पर पूरी जानकारी रखेंगे कि जो पहली मिल थी, चाहे वो सफल रही हो या असफल रही हो, तो पहली जो मिल थी वो 1818 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ड क्लस्टर में लगाई गई। बात करेंगे पहली सफल मिल की, तो पहली जो सफल मिल थी वो थी बम्बई स्पिनिंग एवं वीविंग कंपनी, जो कि सन 1853 ईस्वी में मुंबई में लगाई गई थी। और इसके जो संस्थापक थे जिनके जो किसके द्वारा ये लगाई गई थी वो थे कवास जी.एन. डाबर। तो कवास जी.एन. डाबर के द्वारा यह मिल स्थापित की गई थी, जो कि पूर्ण रूप से सफल रही थी। फिर बात करेंगे देश का प्रथम जूट कारखाना। जूट का भारत का पहला जो कारखाना था वो जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। तो 1855 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा के निकट पहला जूट कारखाना लगाया गया था, किसके द्वारा? जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, चीनी उद्योग में भारत का सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया? ये था बेतिया बिहार में और ये 1840 ईस्वी में लगाया गया। लेकिन इसने जो पूर्ण रूप से रफ्तार पकड़ी चीनी उद्योग ने वो 19वीं शताब्दी के बाद पकड़ी, जब भारत सरकार ने इस पर थोड़ा सा संज्ञान लिया। लेकिन अगर हम बात करें शुरुआत की तो 1840 ईस्वी में इस उद्योग की शुरुआत बिहार से हो गई थी। नेक्स्ट है सीमेंट की बात करेंगे। सीमेंट का जो आविष्कार हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, इसका जो पहला संयंत्र लगाया गया, तो भारत में सीमेंट का पहला जो संयंत्र था वो चेन्नई में लगा, 1904 ईस्वी में लगा। और अगर हम एक फैक्ट्री की बात करें तो कटनी सीमेंट कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 1910 ईस्वी में हुई थी। तो भारत का जो पहला सीमेंट संयंत्र था वो कहाँ लगा? चेन्नई में। कब लगा? 1904 में। कटनी सीमेंट कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1910 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कागज की। देश में कागज का जो आधुनिक कारखाना था वो 1832 ईस्वी में श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। लेकिन ये जो पहला कारखाना था श्री रामपुर का, ये
असफल रहा। बाद में इसका जो पहला सफल कारखाना खोला गया वो भी पश्चिम बंगाल में ही खोला गया। कोलकाता में बालीगंज नामक स्थान पर इस कारखाने को 1867 ईस्वी में लगाया गया। तो सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, चाहें तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको काम लाभदायक सिद्ध होगी। तो 1867 ईस्वी में बालीगंज कोलकाता में पहला सफल कागज उद्योग का कारखाना लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहला कागज का जो कारखाना लगा वो 1879 ईस्वी में लगा, और ये कहाँ पर स्थापित किया गया? लखनऊ में। लखनऊ में 1879 ईस्वी में पहला कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। अब बात करेंगे ऊनी वस्त्रों की। ऊनी वस्त्रों में जो पहला आधुनिक कारखाना था वो 1876 ईस्वी में कानपुर तथा 1881 ईस्वी में धारीवाल पंजाब में स्थापित किया गया। तो कहाँ पर स्थापित किया गया? 1876 ईस्वी में कानपुर और 1881 ईस्वी में धारीवाल पंजाब में स्थापित किया गया था। भारत में लौह और इस्पात उद्योग का जो आरंभ हुआ वो 1870 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में बर्नपुर और झारिया के निकट कुल्टी में माना जाता है, और इनकी जो स्थापना की गई बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा की गई। तो जो पहली लौह और इस्पात कंपनी थी वो कौन थी? बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी, और इसके द्वारा 1870 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर और झारिया के निकट कुल्टी में ये इस्पात एवं उद्योग का कार्यक्रम शुरू किया गया। लेकिन अगर हम बात करें इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन, तो बड़े पैमाने पर जो इसका उत्पादन हुआ वो 1907 ईस्वी में साकची, जो कि वर्तमान में जमशेदपुर में पड़ता है, वहाँ पर जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ इसको शुरुआत माना जाता है। तो जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1907 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? जमशेदपुर में। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई वो बर्नपुर में हुई। किसकी? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई वो बर्नपुर में 1919 ईस्वी में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। लेकिन जमशेद जी टाटा और इंडियन आयरन ये दोनों जो थी ये निजी क्षेत्र की कंपनियां थीं। अगर हम इसके सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो पहली इकाई काम की वो हुई 1923 ईस्वी में भद्रावती नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। फिर बात करेंगे देश के पहले एल्यूमिना संयंत्र की। तो देश का पहला एल्यूमिना संयंत्र जेके नगर में 1937 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी औद्योगिकीकरण से। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो शेष टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको इजीली अवेलेबल हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।